हेमंत सोरेन सहित पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है। लेकिन कुछ सवाल आज भी आपके जेहन में होगा। ये सवाल आपके जेहन में होगा, आखिर बादल पत्रलेख की ऐसी क्या गलती कि उनको हटाया गया। आपके जेहन में ये सवाल उठेगा, बसंत सोरेन को क्यों हटाया गया। हम आज के विश्लेषण में आपको यह भी बताएंगे कि बन्ना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष का पद ऑफर किया गया था, लेकिन बन्ना गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष का पद क्यों ठुकराया। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे डॉक्टर रामेश्वर उरांव से खाद्य आपूर्ति विभाग जो है वो क्यों छीन लिया गया। इसके अलावा एक और सवाल आज के हमारे विश्लेषण में इंक्लूड होगा, आखिर इरफान अंसारी को मंत्री क्यों बनाया गया। क्या सिर्फ अल्पसंख्यक होना ही इसके लिए जिम्मेदार था या कोई और वजह थी, कोई और राजनीति थी। कहा जाता है राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। राजनीति में यहां तक कि जो दैहिक भाषा होती है, बॉडी लैंग्वेज होता है, एक छोटा से छोटा बयान और चुप्पी भी राजनीति में गहरा मायना रखती है। तो आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारा विश्लेषण होगा। विवेक पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विवेक जी, पहला सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर बादल पत्रलेख को हटाया क्यों गया। हर लोगों की अपनी अपनी राय होती है, बट वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल वजह क्या है बादल पत्रलेख को हटाए जाने की। देखिए, बादल पत्रलेख के बारे में जो खबरें निकल के सामने आई है उसमें ये बात सामने आई है कि बादल पत्रलेख के परफॉर्मेंस से कांग्रेस पार्टी खुश नहीं थी। कांग्रेस के प्रभारी मीर जाफर ने जिस तरह से बयान दिया उससे ये लगा कि बादल पत्रलेख का जो परफॉर्मेंस रहा है एज अ मंत्री, उससे वो लोग खुश नहीं थे। इसके साथ ही साथ एक और बात निकल के सामने आई, जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय जब व्यवस्था की बात आती है, व्यवस्था से आप समझ सकते हैं, हम खुलकर नहीं बोल सकते हैं कि व्यवस्था का क्या मतलब होता है। फंड मैनेजमेंट कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो व्यवस्था की जब बात आई उसमें कामयाब नहीं रहे बादल पत्रलेख। यही वो कारण था जिस कारण से उनको मंत्री पद से हटाया गया। इसके साथ ही ये कहा गया कि बादल पत्रलेख से उनके क्षेत्र की जनता खुश नहीं है। ये भी कहा गया कि जो भी सिफारिश लेके जाया करते थे, जो अंदर खाने से खबरें हैं कि जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सिफारिश लेके जाया करते थे तो वहाँ कुछ और ही होता था। बादल पत्रलेख उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाते थे। तो सभी चीज़ों को जब एक साथ लाया गया, ये भी कहा डायरेक्टली इंटरेक्ट होते थे, मतलब क्या कहना चाहते हैं। देखिए, डायरेक्टली इंटरेक्ट होने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब भी कार्यकर्ता कहा गया कि जैसा कि कमीशन का भी बात निकल के सामने आया, अभी क्योंकि सभी चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है तो हम खुलकर नहीं कह सकते। हम बस इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें थी बादल पत्रलेख को लेके कि बहुत सारे आरोप अंदर खाने से उन पे जो है वो लगे। हालांकि क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है तो हम खुलकर नहीं कह सकते, हम सिर्फ इशारा करते हैं। तो ये सभी बात थी जिसको लेके बादल पत्रलेख पे सवाल उठे। और साथ ही साथ एक और बड़ा बात था कि कांग्रेस के जो नेता थे वो बादल पत्रलेख को लेके खुल के पब्लिकली आके बोलने लगे थे, उनके परफॉर्मेंस को लेके बोलने लगे थे। बादल पत्रलेख से कांग्रेस के जो नेता थे वो खुश नहीं थे और ये बातें पब्लिक में जा रही थी। सबसे बड़ा बात यह था कि पब्लिक के बीच में यह संदेश जा रहा था कि उनके ही नेता अपने ही नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसको लेके बादल पत्रलेख के खिलाफ माहौल बनाया गया। एक तरह से बादल पत्रलेख को हटाने की बहुत पहले से कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव आया और जब व्यवस्था की बात आई तो उसमें जब नाकामयाब रहे बादल पत्रलेख, तो उसके बाद से ये पूरी संभावना बन गई थी कि बादल पत्रलेख को बदला जाएगा। और ठीक वही हुआ, बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया गया। अगला सवाल, बसंत सोरेन को हटाने की वजह क्या रही। क्या बसंत सोरेन इससे नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा मंत्री बनना जरूरी नहीं है, मंत्री पद हमारे लिए बहुत छोटा है। बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल से हटाने के पीछे की क्या वजह है। देखिए, बसंत सोरेन को मंत्री से ड्रॉप किया गया, इसके पीछे की वजह यह है कि वो हेमंत सोरेन परिवार से आते हैं और उनको त्याग करना ही था। ये सबसे बड़ा वजह है, क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, एक ही परिवार से अगर मंत्री बनते तो कहीं ना कहीं सवाल उठता और कांग्रेस को भी उनका कोटा देना था। कांग्रेस कोटे से तो वो मंत्री बना नहीं सकते थे और बैजनाथ राम को भी जगह देना था, क्योंकि बैजनाथ राम ने साफ इशारा कर दिया था उनको पिछले बार मंत्री बनाया जाना था। लेकिन जिस
तरह से उनका नाम राजभवन पहुंचा, उनको बुलावा आया और वो राजभवन के लिए निकले भी, लेकिन अंत समय पे चूंकि उस समय कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा था, चारों मंत्री से कांग्रेस के विधायक खुश नहीं थे और अंदर खाने से ये खबरें आ रही थी कि जो चारों मंत्री हैं उनको बदलने को लेके कांग्रेस में पूरी तरह से घमासान वाली स्थिति थी। तो उस समय कुछ ऐसा माहौल बना कि बैजनाथ राम को जो है वो पीछे कर दिया गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि चंपाई सोरेन से इस्तीफा लिया गया, उसके बाद लगातार ये आरोप लग रहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वो सोरेन परिवार ही अपने पास रखता है, परिवारवाद का आरोप लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में वसंत सोरेन को कैबिनेट में शामिल करते, बैद्यनाथ राम को नहीं करते, तो ये चीजें विधानसभा चुनाव में उल्टे पड़ सकती थी, नुकसान हो सकता था, खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। यही वजह रही। देखिए, बसंत सोरेन को मंत्री पद से हटाया गया तो बसंत सोरेन को भरोसा में लेके हटाया गया क्योंकि वो परिवार से थे और इसका फल भी उन्हें भविष्य में दिया जाएगा, इसकी भी बातें हुई। संगठन में बड़ी भूमिका मिल सकती है उनको। बिल्कुल, संगठन में बड़ी भूमिका मिल सकती है या फिर आगे उनके लिए कुछ किया जाएगा, ऐसा कुछ कह के उनको भरोसा में लेके ही उनको मंत्री पद से हटाया गया। एक खबर और है कि बन्ना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष का पद ऑफर किया गया था कांग्रेस की तरफ से। एक शर्त रखी गई, या तो आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए या मंत्री मंत्रालय ले लीजिए। बन्ना गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष पद जो है वो अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है विवेक जी? देखिए, अंदर खाने से पब्लिकली तो ये खबर नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने से ये खबरें आई कि कांग्रेस में बन्ना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष का पद ऑफर किया गया था, लेकिन बन्ना गुप्ता ने ठुकरा दिया। इसलिए ठुकराया होगा क्योंकि ये खबरें भी आई कि एकल पद ऑफर किया जा रहा था, या तो वो प्रदेश अध्यक्ष रहते या फिर मंत्री रहते, तो उन्होंने मंत्री बनना स्वीकार किया क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता, कार्यकर्ताओं को मैनेज करना पड़ता, आला कमान को खुश करना पड़ता। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में 4 कार्यकारी अध्यक्ष है, तो फिर उन अध्यक्षों के बीच में अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल पद नहीं होता क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष भी है। तो ये देखते हुए बन्ना गुप्ता ने मंत्री का पद स्वीकार किया होगा और उनको खाद्य आपूर्ति मंत्री भी बनाया गया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव से खाद्य आपूर्ति। मेरा अगला सवाल यही होगा कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव से खाद्य आपूर्ति विभाग छीन लिया गया, क्या रही इसके पीछे वजह? क्यों डॉक्टर रामेश्वर उरांव से जो है वो मंत्रालय छीन लिया गया खाद्य आपूर्ति और सिर्फ वित्त मंत्रालय दिया गया रामेश्वर उरांव को? देखिए, रामेश्वर उरांव को वित्त मंत्रालय के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्रालय भी दिया गया है, लेकिन इस बार का जो मानसून सत्र है, एक ही सत्र बचा हुआ है और छोटा सत्र है, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है रामेश्वर उरांव को एज ए संसदीय कार्य मंत्री। इसके पहले आलमगीर आलम थे संसदीय कार्य मंत्री, लंबे समय तक उन्होंने पद संभाला। देखिए, डॉक्टर रामेश्वर उरांव को भी लेके वही बादल पत्र लेख वाली बात निकल के, ये खबरें तो हमने भी की थी कि 2 मंत्रियों से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। उनमें एक डॉक्टर रामेश्वर उरांव है, एक बादल पत्र लेख है, और दोनों से इस्तीफा लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर रामेश्वर उरांव बच गए। और जब कैबिनेट का विस्तार हुआ वो दिख रहा है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कद छोटा किया गया, उनका बजट छोटा किया गया है। देखिए, उनके पास कुछ छोड़ा नहीं गया। वित्त विभाग के पास ऐसे तो बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास जो पैसा है वो अन्य विभागों को देने के लिए पैसा है, उनके पास अपने लिए कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बारे में और भी परसेप्शन निकाले गए। कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव को इसलिए उनका कद छोटा किया गया क्योंकि जो व्यवस्था वाली बात मैंने बताई थी बादल पत्र लेख को लेकर लोकसभा चुनाव में, कुछ ऐसा ही जो है वो रामेश्वर उरांव को भी लेके आई खबरें, क्योंकि लोहरदगा से वो विधायक हैं और लोहरदगा से सुखदेव भगत चुनाव लड़े थे और डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत के बीच में कैसे रिश्ते हैं ये सभी को पता है कि उनके बीच में तल्ख रिश्ते हैं। कहा यह गया कि लोकसभा चुनाव में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सुखदेव भगत को सपोर्ट नहीं किया, ये सबसे बड़ी वजह रही जिस वजह से उनका कद छोटा किया गया है। यानी देखिए, एक तरफ प्रदीप यादव विरोध करते हैं टिकट नहीं मिलने पर, दीपिका पांडे सिंह टिकट देती हैं, फिर भी महागमा से बकायदा प्रदीप यादव लीड करते हैं, उनका पुरस्कार कांग्रेस आलाकमान ने दिया है, उनको बकायदा मंत्री बना दिया बादल पत्र को इस्तीफा दिलवाकर। वहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो सुखदेव भगत को मदद नहीं करते हैं, मतलब कांग्रेस आलाकमान ने साफ किया है कि अगर आप पार्टी के साथ बगावत करेंगे, अगर आप अंदरघात करेंगे तो फिर आपको दंडित किया जाएगा। क्या कांग्रेस आलाकमान का यह साफ निर्देश है? दीपिका पांडे सिंह का मंत्री बनना, डॉक्टर रामेश्वर उरांव का पहले इस्तीफे की खबर आना और फिर उनका कद छोटा करना, क्या इस बात के प्रमाण है? कांग्रेस आलाकमान ने झारखंड में कांग्रेस नेताओं को यह संदेश दिया है
कि अगर आप पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे या भीतरघात करेंगे तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस आलाकमान ने ये संदेश दिया है कि अगर आप लोग चुनाव में व्यवस्था नहीं संभालेंगे, सीधे तौर पे मैं कह दूं कि व्यवस्था नहीं संभालेंगे चुनाव के समय, तो आपको आपका कद नहीं मिलेगा। आप जिस भी कद के नेता हैं, आपका कद छोटा किया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा बादल पत्रलेख, डॉक्टर रामेश्वर उरांव बड़े कद के नेता हैं। मुझे व्यवस्था ठीक है, बट उनके काम को लेकर तो नाराजगी थी। व्यवस्था अगर कांग्रेस में है तो भाजपा में भी है, हर जगह व्यवस्था वाली बात है। काम को लेके नाराजगी जनता के बीच में सभी को लेके है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बादल पत्रलेख को लेके है। आप अन्य मंत्रियों के भी जाएंगे, अभी पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कांग्रेस के मंत्रियों का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं जितना ज़्यादा अगर हम जेएमएम के मंत्रियों का हम तुलना करेंगे तो कांग्रेस के मंत्रियों का परफॉर्मेंस आप जनता के बीच में जाएंगे तो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इसका विधानसभा चुनाव में जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाजपा कांग्रेस के कुछ सीटें निकालेगी, ये तय माना जा रहा है। जेएमएम की सीटें भले भाजपा ज़्यादा नहीं निकालने पाए, लेकिन कांग्रेस की सीटें निकालेगी। लेकिन विवेक जी, मुझे यहाँ लगता है कि आप जो ये कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस के नेता काम नहीं कर रहे हैं, नाराजगी है, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन भी बहुत बेहतर अगर तुलना करें। ये जरूर है कि चूंकि वो आदिवासी के क्षेत्र नेता हैं तो उनको वोट मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नौकरियां दे दी, या उनके विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। ये मसला है कि हेमंत सोरेन को आदिवासी ने अपना नेता माना है, बीजेपी को लेकर उनके दिमाग में गलत परसेप्शन है, जिसका फायदा मिलता है। क्या काम से जोड़ देना कि जेएमएम अच्छा काम कर रही है इसलिए वो जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने खराब काम किया इसलिए वो चुनाव हार जाएंगे? देखिए, जेएमएम का जो वोट बैंक है वो उनके पास है। जेएमएम का मंत्रियों के परफॉर्मेंस से हम नहीं जोड़ सकते ना। देखिए, मंत्रियों का परफॉर्मेंस की बात करें, हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे, जितने भी वादे किए थे, रोजगार देने की बात की थी, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने की बात की थी, वो वादे नहीं पूरे करने पाए। मैं वही कह रहा हूं कि लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे चाहे जेएमएम के मंत्रियों की चाहे कांग्रेस की मंत्रियों की, तो जो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जेएमएम के मंत्रियों के क्षेत्र में जब आप जाएंगे और कांग्रेस के मंत्रियों के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फर्क मिलेगा। ये देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री जो है वो राजनीति के क्षेत्र में रह जाते हैं, इनके अंदर जो उठापटक चलते रहता है उसी में वो इन्वॉल्व रह जाते हैं। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने देखा ना आलमगीर आलम का क्या हुआ, कितने हजारों करोड़ का उनका घोटाला हुआ, ऐसा कोई जेएमएम के मंत्री पे तो नहीं निकला। आलमगीर आलम साहब के विभाग में कितना बड़ा घोटाला निकला, इतना बड़ा घोटाला आपको जेएमएम के मंत्रियों के पद में नहीं निकला, तो जनता भी तो ये देखेगी ना कि आखिर मंत्री किसके, अलायंस तो एक है लेकिन आखिर मंत्री किसके थे, कांग्रेस के मंत्री थे। विवेक जी इसके गहराई में जाएंगे, चाहे आप बीजेपी की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, ये जो कमीशन वाला मसला है वो हर जगह है। अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा जो इस वक्त झारखंड में भाजपा के सहप्रभारी हैं, उनके ऊपर करोड़ों का घोटाले का आरोप लगा, तो शिवराज सिंह चौहान पे व्यापक घोटाले का आरोप लगा, तो इससे ना छिपी बीजेपी है, ना कांग्रेस, ना जेएमएम है, ना आरजेडी है। हर कोई जानता है कि जो मंत्री होता है उसको जो है फंड के लिए पैसे देने होते हैं। ये अंदरूनी बात है, हम खुलकर इस बात को नहीं कह सकते। तो सिर्फ कांग्रेस पर ये आरोप लगा देना सही नहीं है कि जेएमएम के नेता घोटाले में पकड़े गए, अगर कांग्रेस के तो वही घोटालेबाज हैं, जेएमएम के नहीं है, या बीजेपी के नेता रघुवर दास का नाम घोटाले में आया, हर किसी के नेताओं का नाम घोटाले में आया। देखिए, नाम तो आया, लेकिन अभी फिलहाल चुनाव है, चुनाव के पहले आलमगीर आलम का जेल जाना एक बड़ा संदेश देता है। यही वो कारण है कि डॉक्टर इरफान अंसारी का कद बढ़ाया गया, क्योंकि एक विकल्प तैयार किया गया डॉक्टर इरफान अंसारी के नाम पे कि आलमगीर आलम का जो वोट है, जिस क्षेत्र से वो आते हैं उसी क्षेत्र से लगभग जो है वो डॉक्टर इरफान अंसारी भी आते हैं। दोनों का क्षेत्र में जो वोट बैंक है वो काफ़ी दूर का वोट बैंक नहीं है, दोनों आस पड़ोस के ही है। तो जिस तरह से आलमगीर आलम साहब जेल गए हैं, तो उसके बाद से इरफान अंसारी का कद इसलिए बढ़ाया गया है कि उस क्षेत्र का वोट उनको मिले। जो संदेश आलमगीर आलम का जेल जाने के बाद आया है, यही आया है कि बहुत बड़ा घोटाला निकल के सामने आया है। और जिस तरह से घोटाला का आरोप लगना एक अलग बात है, जेल चले जाना एक अलग बात है। हेमंत सोरेन भी जेल गए थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई, अब तो हेमंत सोरेन जब बाहर जाएंगे तो ये कहेंगे ना कि कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा आलमगीर आलम के पास नहीं है। आलमगीर आलम अभी भी जेल में है, और जो बड़े घोटाले का नाम आ रहा है, इतने हजारों करोड़ का घोटाले का नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता सवाल पूछेगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, कोई और विश्लेषण का पहलू जो छूट रहा हो विवेक जी? देखिए, बैजनाथ राम के बारे में हम बैजनाथ राम
के बारे में कुछ अपडेट है जो आप साझा करना चाहते हैं? देखिए, बैजनाथ राम के बारे में हम बात करेंगे। बैजनाथ राम भाजपा में थे। बैजनाथ राम 2000 में जब विधायक बने पहली बार, जेडीयू के टिकट पे विधायक बने। उसके बाद वो जब झारखंड बना तो वो मंत्री बने। उसके बाद भाजपा में गए, अब जेएमएम में आ गए हैं। बैजनाथ राम एक ऐसे विधायक है झारखंड के जो 3 बार मंत्री बने हैं और 3 बार विधायक भी बने हैं। एससी वोटरों को साधने के लिए बसंत सोरेन को बैकफुट पे करके बैजनाथ राम को टिकट दिया गया। लातेहार से वो विधायक रहे हैं। पलामू क्षेत्र के एक बड़े चेहरे हैं, क्योंकि और कोई बड़ा नेता जो है वो क्षेत्र में उनके पास नहीं है। तो बैजनाथ राम का एक तरह से हम कहें तो उदय करवाया गया है मंत्री बना के। तो बैजनाथ राम को लेके एक परसेप्शन आया है कि एससी वोटर को साधने की बीजेपी ने कोशिश की। अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बना के कहीं ना कहीं कहा जाता है कि 9% आबादी जो है झारखंड में एससी वोटरों की है। तो इसको लेके बैजनाथ राम का उदय करवाया गया। बैजनाथ राम को अंत समय में मंत्री बनाया गया, उनका कद बढ़ाया गया ताकि एससी वोटरों के बीच में इंडिया अलायंस की पकड़ बनाई जाए। तो आज का हमारा ये विश्लेषण था, जहां हमने बात की कि आखिर बादल प्रतलेख को क्यों हटाया गया, इरफान अंसारी को क्यों मंत्री बनाया गया, बसंत सोरेन को बैकफुट पर क्यों जाना पड़ा, बैजनाथ राम को मंत्री बनाने के पीछे की वजह क्या है। आपको हमारी बातचीत, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।